आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फोर्स्ड कन्वेक्शन के बारे में ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, मैंने कल भी एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि मैं अपनी चाय लेके आता हूं, चाय का कप है ये मेरा, ठीक है, इसके अंदर चाय है और ये गर्म है और ये गर्म है। गर्म होने की वजह से क्या होगा दोस्तों कि ये चाय अपने लेवल पे धीरे धीरे ठंडी होगी। दैट वाज द नेचुरल कन्वेक्शन। लेकिन अगर मैं इसमें फूक मारूं, फू 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 करके, और उसको जल्दी ठंडी करने की कोशिश करूं, तो वो होगा मेरा फोर्स्ड कन्वेक्शन। क्या होगा वो मेरा फोर्स्ड कन्वेक्शन। आई थिंक इट इज क्लियर। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू द फोर्स्ड मूवमेंट ऑफ द fluid by mechanical means। ठीक है, such as fan, pump is known as forced convection। ठीक है, अब देखिए इसको कहाँ यूज किया हम लोगों ने, हमने क्या जबरदस्त यूज किया है इसका। आप लोगों को पता होगा कि कार के अंदर एक रेडिएटर होता है, रेडिएटर होता है। ये क्या करता है, जो गर्म हवा होती है उसको बाहर फेंकता है ताकि इंजन आपका ठंडा रह सके। ठीक है, तो ये रेडिएटर क्या करता है, आप इस रेडिएटर को लगाते हो, इंजन से गर्म हवा खींचता है, बाहर फेंकता है, फोर्सिंग एयर यूजिंग अ फैन। बाहर की तरफ फेंकेगा, फोर्स करेगा एयर को कि तुम यहां से निकलो। दैट इज द यूज ऑफ द फोर्स्ड कन्वेक्शन। आपको मैं एक मस्त चीज और सिखाता हूं। देखो, कौन कौन जानता है कि एक तो आप लोग नहाने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर यूज करते हो, सभी को यूज करते हो। इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है, ये हमारा हीटर होता है, हीटर के अंदर में हमने एक कॉइल रखी हुई है और उसको गर्म करते हैं, इससे करंट पास होता है। इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो करंट पास होने की वजह से, ये रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी हीट पैदा होती है। ये हीट यहाँ पैदा होने की वजह से आपका पानी जो होता है वो गर्म होता है। कौन कौन गैस हीटर के बारे में सुना है, जो सिलेंडर से चलता है? देखो क्या मस्त दिमाग में लगा, मैं बताता हूँ फिर भी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, मेरी बात को समझना। यहाँ पे वो क्या करते हैं कि ये हमारा पानी का नल होता है, ठीक है, यहाँ से पानी गिरता है, यहाँ से अपने पाइप लगा रखी है, ये पाइप जाती है आपकी गैस हीटर के अंदर में। किसमें जाती है ये, गैस हीटर के अंदर में, गैस हीटर के अंदर में कनेक्ट हो गया ये। ठीक है, अब ये क्या होता है, गैस हीटर के अंदर में पानी जो होता है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। मान लेते हैं पाइप यहाँ नहीं लगा करके यहाँ लगी है, ठीक है, यहाँ। अब ये पानी जो होगा थोड़ा सा पतला कर देंगे, इसको एकदम पतली पतली कॉपर की ट्यूब्स रखेंगे, पतली पतली कॉपर की ट्यूब्स जो ऐसे करके जा रही होगी। ठीक है, इसमें ट्यूब्स जा रही हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे बर्नर लगे होते हैं, बर्नर मतलब जहां से गैस निकलती, गैस चलेगी तो आप लोग का घर में वो गैस चलता है ना, सिलेंडर गैस वाला, वो वाला सिस्टम। यहाँ पे पतली पतली पाइप्स लगी होती है, और दूसरों को मैं दूसरे कलर की बनाता हूँ यहाँ पे। आप लोग सोच रहे हो ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखो इसका यूज है। ठीक है, खाली फिजिक्स पढ़ते रहोगे तो मजा नहीं आएगा, उसका यूज भी देखोगे तो ज्यादा याद रहेगा। अच्छा, इसको इस तरह से भी यूज कर सकते थे हम लोग। अब देखो यहाँ पे गैस की पाइप लगी हुई है, यहाँ पे गैस की पाइप लगी हुई है, यहाँ पे गैस की पाइप लगी हुई है, यहाँ पे गैस की पाइप लगी हुई है। ठीक है, और ये सारी पाइप जो होती है सिलेंडर्स में कनेक्टेड होती है, सिलेंडर में। ठीक है, मतलब एक ही पाइप होती है जो बार बार ऐसे मुंह बना लेती है। ये सिलेंडर से जब यहाँ पे आग जाती है, यहाँ पे बर्नर लगे तो यहाँ पे आग जल जाती है, तो ये यहाँ पे हीट कर रहे होते हैं इसको। ठीक है, आप समझिए कि एक पतला सा पाइप, पानी मतलब ये पाइप की जो रेडियस होती है मुश्किल से 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ऐसे होता है, बहुत पतला पतला पाइप होता है ये। तो ये क्या करते हैं, पहले थोड़ा कम अमाउंट ऑफ पानी यहाँ से जा रहा था, इसको गर्म किया, फिर यहाँ से गया, इसको यहाँ पे गर्म किया, फिर यहाँ पे गया, यहाँ पे भी गर्म कर दिया, यहाँ पे, मतलब उस पानी को 5 बार गर्म करते हैं तो पानी एकदम सडनली हीट कर जाता है। और वो हीट करने की वजह से जब आप लोग नल खोलते हो तो इमीडिएटली आप लोगों को गर्म पानी मिलता है। अब यहाँ पे कॉपर का वायर क्यों यूज किया होगा, आप लोग थोड़ा सोच सकते हो। कॉपर का वायर यूज करने का एक ही मतलब बनता है, क्योंकि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो उसमें हीट जल्दी से पास हुई। कल ही मैंने बताया था आप लोगों को ये वाली बात। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये हो गया, आगे देख लेते हैं। देखो दूसरी बात, आप घर में एसी चलाते हो, फोर्स्ड कन्वेक्शन है। घर में कूलर चलाते हो, फोर्स्ड कन्वेक्शन है। आप लोग एग्जॉस्ट फैन लगाते हो, फोर्स्ड कन्वेक्शन है। वेंटिलेशन यूज करते हैं, फोर्स्ड कन्वेक्शन है। सब है फोर्स्ड कन्वेक्शन के एग्जांपल्स हो गए।
चलो इसका इसका बताओ मतलब, ऑप्शन आंसर, सॉरी आंसर बताओ। चलो इसका आंसर बताओ। इसका आंसर सी होगा, ठीक है। क्या लिखा है? फोर्स्ड कन्वेक्शन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी बाय द हार्ट हेल्प्स इन कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कांस्टेंट, ठीक है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होता है। अब देखो रेडिएशन पढ़ते हैं, थोड़ा सा खतरनाक चीज है रेडिएशन, ठीक है, बहुत सारे लॉज उस पर बनाए गए हैं। देखो रेडिएशन में क्या होता है कि हीट एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे चली जाती है विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मटेरियलिस्टिक मीडियम, कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है इसको, ठीक है। तो मीडियम की जरूरत नहीं होती है, तो बड़े आसानी से आपका हीट ट्रांसफर हो जाता है। मैंने आपको इमेज में दिखाया है, सन और अर्थ का एक एग्जांपल दिया है, जिसमें सन देखो कितनी बढ़िया से अर्थ को परेशान कर रहा है, ठीक है। तो ये होती है हमारी रेडिएशन। सबसे इंपॉर्टेंट कहानी क्या है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन बोल सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर आपको इस साल ऐसा भी दे सकता है इस टाइप का, हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम सन टू अर्थ, सन टू अर्थ requires no medium। ऑप्शन नंबर फिर ये हो जाएगा असर्शन, रीजनिंग में आ जाएगा इट इज थ्रू रेडिएशन, ठीक है। इस साल जब तक पेपर नहीं आता तब तक कुछ नहीं बोल सकते, है ना। एक बात और याद रखना, इस प्रोसेस में जब हीट ट्रांसफर होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू होती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसलिए मैंने लास्ट क्लास में मैक्सवेल के बारे में भी चर्चा की थी, जिसका एक प्रॉब्लम हो गया था, जिसने ये बात बोली थी कि ये पूरा जो इन्वायरमेंट है कहीं वैक्यूम बोल के कुछ नहीं होता है, पूरा ल्यूमिनिफेरस एथर से भरा हुआ होता है, ठीक है। All bodies emit thermal radiation except at absolute zero. Absolute zero. Absolute zero is so dangerous. Absolute zero. Absolute zero का मतलब होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। आप अगर यूनिवर्स में चले जाओगे, अर्थ के बाहर चले जाओगे, तो अर्थ के बाहर में भी इफ यू गो टू द एंड ऑफ दिस यूनिवर्स, तो भी आपको हाईएस्ट टेम्परेचर मिलेगा 196 डिग्री सेल्सियस। मतलब समझ रहे हो, ये टेम्परेचर अभी तक हमें नेचुरली देखने को नहीं मिला है। यूनिवर्स की कोल्ड में भी -196 डिग्री सेल्सियस मिलता है। मान लेते हैं कि अगर मैं आपको -273 डिग्री सेल्सियस दे देता हूं, ठीक है, मैं इसको आपको दे देता हूं, आपको भी हैंडल करना नहीं आता है कि इस टेम्परेचर कैसे खेला जाए, और आपने गलती से, मान लेते हैं ये एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस है, आपने इसको टच कर लिया, आपने इसको टच कर लिया, अपने हाथों से इसको पकड़ लिया, तो ये फैक्ट है, मान के चलो कि वो आपके आसपास की जितने भी ब्लड वेसल्स, मॉइस्चर फॉइस्चर जो भी है, उसको फ्रीज आउट कर देगा विद इन सेकेंड्स, और ये आपके शरीर का हमेशा के लिए पार्ट बन जाएगा, जब तक इसका टेम्परेचर आप चेंज ना करो, मतलब जब तक इसको हीट करके ना उतारो तब तक के लिए। और एक बात मान के चलो कि अगर ये आपका टेम्परेचर, आप इसको अपने जबरदस्ती हाथ से खींचने की कोशिश करोगे, तो आपकी हाथ की अंगुलियां भी लेके बाहर जा सकता है, चमड़े को भी लेके जा सकता है। अभी भी आप नहीं हटा पाए, कोई आपकी हेल्प करने नहीं आया, और यह पार्टिकल आपकी अंगुली तक सटा हुआ है। आपकी ब्लड वेसल्स, हार्ट, ब्रेन क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत धीरे धीरे जाके नर्व डैमेज होना शुरू हो जाएगा, ये क्या करेगा, हार्ट, ब्रेन क्या करेगा, आपका यहाँ पे ब्लड फ्लो कम कर देगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि ब्लड की इस डैमेज वाले जगह पे जाए और वो भी फ्रीज आउट हो जाए, तो वो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को लो कर देगा, जिसकी वजह से आपकी उस हाथ की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है। मान लेते हैं आप अभी भी नहीं रुके, धीरे 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 वो टेम्परेचर इतना खतरनाक होता है कि वो धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, सेल्स के अंदर का जो वाटर होता है, जो भी लिक्विड होता है, उसको पूरा फ्रीज आउट कर देगा। आपकी जितने भी सेल्स हैं, आपको मैंने कल हॉर्स रोस्ट का एक एग्जांपल फोटोग्राफ दिखाया था, आपके सेल्स कुछ उस तरह के दिखने लग जाएंगे। फिर भी आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता है, स्टिल आपका ये हो रहा होता है, तो ये क्या करेगा, -273 डिग्री सेल्सियस आपकी पूरी बॉडी को फ्रीज आउट कर देगा। और इसकी वजह से अगर मान लेते हैं कि इस बीच में अगर कोई भी डॉक्टर वगैरह आपकी हेल्प के लिए आ जाता है, और अगर आपकी सेल्स फ्रीज आउट होना शुरू हो जाती है, तो देयर विल बी ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट टू हेल्प यू आउट फ्रॉम द सिचुएशन, इज एम्पुटेशन। नाउ व्हाट डज एम्पुटेशन मीन्स? कटिंग दैट पर्टिकुलर हैंड फ्रॉम योर बॉडी। सो दिस इज सो डेंजरस टेम्परेचर। बट अगर आप सोचना चाहोगे
कि सर इसका मुझे मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कैसे मदद करूं इसका, मैं मतलब इसको फिर हम लोग क्यों इतना खतरनाक टेम्परेचर खेलना चाहते हैं, बिकॉज अगर इस टेम्परेचर पे अगर हम पहुंच जाते हैं गलती से भी, तो हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन पे पहुंच पाएंगे। वी कैन प्रिजर्व एनी काइंड ऑफ ह्यूमन बॉडी फॉर अ लॉन्गर फ्यूचर ऑफ टाइम। मान लेते हैं कि अगर आप एक आदमी को इस टेम्परेचर पे फ्रीज खेलना सीख जाओ, इसके साथ उसको यूज करना सीख जाओ, किसी बंदे को आप फ्रीज करके रख सकते हो, तो उसकी बॉडी उस वक्त के लिए शांत हो जाएगी। आप 10 साल बाद उसको खोलो, वापस से उसकी बॉडी को नॉर्मलाइज टेम्परेचर में ला सकते हो। वो 10 साल उसकी बॉडी का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, एजिंग नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। बायोलॉजी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बता दिया आप लोगों को। समझ में आया? तो अब आप लोग को आई होप -273.6 के बारे में ज्यादा नॉलेज है बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में। वैसे कल ही मैं इसके बारे में खोज रहा था कि -273 डिग्री सेल्सियस कितना इतना क्या है, और आज ये टॉपिक आ गया इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो अब एक बात समझो, मैंने क्या, अच्छा एक और बात, -273.16 डिग्री सेल्सियस पे आपको मैं एक बात बताता हूँ। एक खतरनाक चीज ये होती है कि अगर आपका हाथ उसको बहुत देर तक टच करता है तो देयर विल बी अ 5 डिग्री बर्न ऑन योर हैंड। समझ सकते हो, वो इतना ठंडा है कि वो बर्निंग कॉज कर देता है। तो और इसीलिए यहाँ पे देखो, मैंने ये पॉइंट को समझाने के लिए इतना बकर बकर किया कि ऑल बॉडीज एमिट थर्मल रेडिएशन एक्सेप्ट एट एब्सोल्यूट जीरो, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो पे उस बॉडी के अंदर में कोई हीट बचती ही नहीं है, कंप्लीटली हीट को रिमूव कर दिया जाता है। तो वो हीट कहां से छोड़ेगा? आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। देखो एग्जांपल्स ऑफ रेडिएशन मैंने सब कुछ बता दिया है, ये रेडिएशन फेडिएशन वाला, इसको कुछ ज्यादा जरूरत है नहीं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं एमिसिव पावर। अब एमिसिव पावर क्या होती है, थोड़ा समझना मेरी बात को ध्यान से, ठीक है? ये टर्म्स जो है, इनके फॉर्मूलाज जो है बहुत देखने में क्रिटिकल लगते हैं। इनका रीजन एक ही है, क्योंकि ये लास्ट एंडिंग चैप्टर की तरफ आते हैं और स्टूडेंट तब तक बोर हो जाता है पढ़ते पढ़ते, और वो इसको थोड़ा सा इग्नोर करता है, लास्ट में ऐसी क्वेश्चन आता है और फंस जाता है। तो देखो कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही आसान सी चीज है। पहले हम लोग डेफिनेशन को पढ़ेंगे, क्या बोल रहा है। अमाउंट ऑफ एनर्जी लिख लेते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड, ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ गिवन रेंज ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, यानी कि पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। मतलब एक बॉडी है, मान लेते हैं निकल की बॉडी है, निकल की बनी हुई बॉडी है, आपने इसको गर्म किया है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, लेट इट बी 273 केल्विन, नहीं लेट इट बी 400 केल्विन, at particular temperature it is emitting some, sorry, मैं फिर से बोलता हूँ, ठीक है, हिंदी में बोलना है, सॉरी। एक निकल की बॉल ली है, निकल की बॉल लेने का निकल को गर्म किया है, गर्म करने का एट 400 केल्विन पे, 400 केल्विन पे ये क्या करेगा, हीट को रिलीज करना शुरू करेगा। ये हीट रिलीज करेगा मतलब रेडिएशन को रिलीज करेगा, रेडिएशन को रिलीज करेगा मतलब क्या हुआ कि ये जो रेडिएशन रिलीज करेगा इसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी लैम्डा। तो बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फॉर अ गिवन रेंज ऑफ वेवलेंथ, फॉर अ गिवन रेंज ऑफ वेवलेंथ, जो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो एमिट होगी उसे हम कहेंगे एमिसिव पावर। अब स्टूडेंट एक बार मुझसे पूछ लेता है कभी कभी, सर उस टेम्परेचर पे तो मास जीरो हो जाएगा ना। उस टेम्परेचर में तुमने समझा नहीं, मैंने क्या बोला कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर का कोई ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं एक बॉल है जिसका टेम्परेचर -273 डिग्री केल्विन, सॉरी -273 डिग्री सेल्सियस है, उस बॉडी को अगर टच करने जाओगे तब ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब उसका मास जीरो उस टाइम पे, अब कोई पर्टिकुलर बॉडी है तो उस टाइम पे, मतलब समझो मेरी बात को, मैंने क्या बोला कि अगर कोई ऐसी बॉडी है जो एग्जिस्ट कर रही है उस टेम्परेचर पे, ऐसी एक बॉडी है, मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको समझाने के लिए, और इस बॉडी का टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस है, आपका नहीं, आपने जाके इसको छू दिया, मैं तब की बात कर रहा हूँ। और रही बात मास जीरो हो जाएगा या बर्न हो जाएगा, देखो ये मास जीरो तो मुझे एक बार अच्छे से देखना पड़ेगा, मैं फिर से इस टॉपिक को एक बार देख लूंगा तुम्हारे क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से, लेकिन बर्न हो जाएगा। ये मैंने वहां पे पढ़ा था, मैंने 5-6 आर्टिकल्स पढ़े थे इसके रिलेटेड और 2-3 वीडियोस भी देखे थे, वहां पे ये चीज था कि ये टेम्परेचर इतना खतरनाक होता है कि आपकी जो सेल्स होती है ठंडी होते होते वो 5 डिग्री बर्न हो जाएगी। अगर आप किसी भी ठंडी चीज को, आइस को बहुत देर तक छू के रखते हो तो आपको थोड़ा बर्निंग सेंसेशन आने लगता है, तो दैट काइंड ऑफ बर्न की वो शायद वहां पे बात कर रहे थे, ठीक है। और ये मास वाला भी मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ तक क्लियर है। ये थोड़ा केमिस्ट्री का टॉपिक पड़ जाता है तो उससे थोड़ा मुझे रिसर्च करना पड़ता है तब जाके समझ में आता है। फिर से बताता हूँ, एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर 400 केल्विन है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेडिएशन को एमिट करेगी, आपने बोला हाँ करेगी, फिर थोड़ी देर बाद इसका टेम्परेचर घट जाएगा, घटने का फिर से रेडिएशन एमिट करेगी, पर इस बार इसकी वेवलेंथ अलग होगी, इसकी वेवलेंथ अलग होगी,
तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा गिवन रेंज ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, मतलब डिफरेंट टेम्परेचर, मतलब सेम टेम्परेचर पे वो डिफरेंट रेडिएशंस भी एमिट कर सकती है, जिनका वेवलेंथ अलग अलग हो सकता है। तो ये जो रेडिएशन, ये जो एमिट होकर इधर में आ रही है आपके पास में, ये रेडिएशन इधर आ रही है, अगर ये पर यूनिट एरिया पे गिर रही है, यानी कि एक ऐसा एरिया जिसका 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर लेंथ है, तो एरिया कितना हो गया 1 मीटर स्क्वायर। तो इस 1 मीटर स्क्वायर पे पर सेकेंड, हर एक सेकेंड पे जो रेडिएशन गिर रही है, जो एनर्जी गिर रही है, उसको मैं कहूंगा एमिसिव पावर, यानी कि एमिसिव पावर इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। आई होप ये चीज क्लियर है सभी को। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर ये समझ में आया तो आप इसका ऐसा यूनिट अपनी कॉपी में निकाल सकते हो, E इक्वल्स टू A अपॉन T। व्हाट इज E? जूल। व्हाट इज A? मीटर स्क्वायर। व्हाट इज T? सेकेंड। जूल पर सेकेंड इज वाट, तो वाट मीटर स्क्वायर, और जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो हम लोग आराम से निकाल लेना आप लोग बैठ के। ठीक है, आपसे पूछे व्हाट इज एनर्जी फ्लक्स, तो बोलना है एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड। व्हाट इज एनर्जी फ्लक्स? एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड। ठीक है, एक काम करो, अपनी कॉपी में एमएससी पावर हेडिंग दो और अपनी कॉपी में ही ये चीज लिख लो, E इक्वल्स टू, सॉरी, एमएससी पावर को हम लोग डिनोट करते हैं, मैं तो ई लैम्डा से डिनोट करता हूँ। अब ये कौन से बुक से आया हुआ है तो क्या यूज करता होगा याद नहीं है। ई लैम्डा इक्वल्स टू आपका आएगा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। आप एक काम करो, एमएससी पावर इक्वल्स टू ये फॉर्मूला लिख के रखो, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत जगह कंफ्यूजिंग करके दिया जाता है, आपको यहाँ बुक में आराम से मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये रिलेशन याद रखना थोड़ा सा, डायरेक्ट स्टेटमेंट में आ जाए तो मजा आ जाएगा। क्या बोल रहा है? एनर्जी फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द इंटरवल। ठीक है, मतलब आप लैम्डा, अगर मानते हैं एक वेवलेंथ लैम्डा है, दूसरे की लैम्डा प्लस डी लैम्डा है, तो वेवलेंथ इंटरवल क्या हो जाएगा? लैम्डा प्लस डी लैम्डा माइनस लैम्डा, मतलब चेंज इन वेवलेंथ करोगे तो डी लैम्डा आ जाएगा। तो आप बोलेंगे एनर्जी फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ इंटरवल बोलते हैं उसको, तो डी लैम्डा हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। ठीक है, और एक और बात, अब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक ई लैम्डा की वैल्यू आती है, और ये ई लैम्डा क्या होती है? दिस इज योर एमिसिविटी ऑफ द बॉडी। क्या होती है? एमिसिविटी ऑफ द बॉडी। देखो, कहीं भी अगर दिल में फर्क समझ में आया ना, लगे ना नहीं समझ में आया, तो खुले बोलना सर नहीं समझ में आया, अभी यहाँ सीखने के लिए ही आए हो। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, मेरी बात ये है मैडम, मैं बोल रहा हूँ कि एनर्जी फ्लक्स क्या था। आपने बोला सर एनर्जी फ्लक्स, तो आपने बताया कि एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड है। मैंने बोला वेरी गुड, सही बोल रहे हो, कोई गलत नहीं बोल रहे हो। तो सर ये यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या है ये चीज? तो मैंने बोला देखो मेरी बात को समझो, मानते एक बॉडी है, हाँ है, ये एनर्जी एमिट कर रही है, दो एनर्जी। ठीक है, वैसे तो एमिट बहुत सारी कर रही है, पर मैं दो को कंसिडर करता हूँ। फिर मैंने बोला कि मान लो कि इसकी एनर्जी की वैल्यू, इसकी जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है, और इसकी जो लैम्डा की वैल्यू है लैम्डा प्लस डी लैम्डा है। आपने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं। तो आप बोलेंगे, मैं पूछूंगा दोनों की डिफरेंस क्या है, चेंज इन वेवलेंथ क्या है? तो आप बोलेंगे सर लैम्डा प्लस डी लैम्डा माइनस लैम्डा करके देखिए ना, तो डी लैम्डा आया। इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग वेवलेंथ इंटरवल भी कहते हैं। तो डी लैम्डा आ गया। तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ इंटरवल। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ इंटरवल। अभी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा? एक नया कांस्टेंट आएगा जिसको हम कहेंगे एमिसिविटी, जिसको मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। अभी समझ में, अभी पता चला कि नहीं पता चला? चलो मैं एक मॉक क्वेश्चन भी देता हूँ कि इस एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो आपको ये बात बोलेंगे, बॉडी इज एमिटिंग रेडिएशन ऑफ, लेट इट बी 5 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर। ठीक है, एंड इट्स एनर्जी फ्लक्स इज 20, मान लेते हैं 20 जूल पर सेकेंड, 20 जूल पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन whose energy flux is 50 जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो आप बोलेंगे वी नो दैट डीई लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी लैम्डा। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो आपने चेंज ऑफ वेवलेंथ बोला, यहाँ पे तो डायरेक्टली आपने वेवलेंथ ले लिया, और ये लैम्डा कहां से गया?
5 नैनोमीटर, ठीक है। तो मैंने बोला कि ठीक है, अगर आपको वेवलेंथ इंटरवल नहीं दिया हुआ है तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, वेवलेंथ इंटरवल दिया तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। इससे 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं कोशिश करूंगा उनको सारे को करवा दूं, ठीक है। लेकिन मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको प्लॉट करके दे रहा हूं। तो 20 जूल प्रोपोर्शनल टू 5 नैनोमीटर, एंड हियर यू विल राइट हियर 50 जूल प्रोपोर्शनल टू x। आप दोनों का रेशियो ले लो, क्या आएगा 20/50 इज इक्वल टू 5/x। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी, दैट विल बी योर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। अब मैं इसको समझाता हूँ कि इसमें क्या है। देखो, वैसे आप सब पढ़ा तो समझ में आया ही होगा। अब पहले इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैं बोलूं कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूं, कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि x जो है, x वैक्स नहीं लेते हैं, अच्छा चलो मैं बोलता हूं राकेश जो है वो राज से लंबा है, टॉलर देन राज। राकेश टॉलर देन राज। तो मैंने किसी को रेफरेंस पॉइंट पकड़ा क्या? क्या राकेश सबसे लंबा है? नहीं, राकेश राज से लंबा है, ठीक है। अब मान लेते कोई यहाँ पे एक बंदा आ जाता है जिसकी हाइट 8 फीट है, क्या राकेश राकेश की हाइट 6 फीट है, राज की हाइट 5 फीट है, तो क्या राकेश इससे भी लंबा है? नहीं, राकेश सिर्फ राज से लंबा है। मतलब मैंने इसको रेफरेंस के तौर पे राज को माना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब यही है कि एमिसिविटी इज ऑल्सो एमिसिविटी भी एक तरीके का मेजरमेंट है, ठीक है, कि कौन कितना अच्छा एमिसिव पावर कर सकता है। एमिसिव पावर मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया, एनर्जी एरिया अपॉन टाइम, ठीक है। तो किसका सबसे ज्यादा अच्छा एमिसिव पावर है वो कौन बताता है हमें? एमिसिविटी। तो उसके लिए कोई एक रेफरेंस पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। सबसे अच्छा कौन करता है? किससे अच्छा? सबसे अच्छा। तो हमने बोला कि सबसे अच्छा कौन होगा? हमने बोला कि एक ब्लैक बॉडी लेते हैं। ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है, जरूरी नहीं इसका कलर ब्लैक ही हो, इसको जितनी हीट दोगे उतनी ही ये रेडिएट कर देगी। मतलब इसको जितनी हीट देंगे, 100 जूल ऑफ हीट देंगे तो ये 100 जूल ऑफ हीट को रेडिएट कर देगी। मतलब इसका एमिसिव पावर कितना है? 100%। इसका एमिसिव पावर कितना है? 100%। तो हम लोग ब्लैक बॉडी को क्या करेंगे? रेफरेंस के पॉइंट पे लेंगे। तो डेफिनेशन में क्या होगा? एमिसिविटी मतलब क्या है? रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी टू द एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। एमिसिविटी मतलब ई लैम्डा इक्वल्स टू एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी जिसका आपको मेजर करना है। मैं आपको बोलता हूं ये लो, ये स्क्रू है, इसका एमिसिव पावर कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर एमिसिविटी इज इक्वल्स टू, आप बोलिए कि एमिसिव पावर ऑफ स्क्रू यानी कि एमिसिव पावर ऑफ बॉडी बाय एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। आप कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छे से क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि इसका भी जो यूनिट होगा वही इसका यूनिट होगा, दोनों कट जाएगा, रेशियो है ये। वैल्यू ऑफ एमिसिविटी 0 से 1 के बीच में होता है। ब्लैक बॉडी सबसे अच्छी है, इसका 1 होता है। परफेक्ट रिफ्लेक्टर, परफेक्ट रिफ्लेक्टर क्या होता है पता है आपको? परफेक्ट रिफ्लेक्टर वो होता है जो कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। अब जब कुछ एब्जॉर्ब नहीं किया तो घंटा एमिसिव करेगा, कुछ एब्जॉर्ब नहीं तो काहे का एमिसिव करेगा भाई, है ना। तो उसका क्या होता है? 0 होता है। उसका क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। कैसे आया देखो, आप एमिसिविटी इक्वल्स टू ई लैम्डा ऑफ बॉडी बाय ई लैम्डा ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है। आपने बोला ब्लैक बॉडी का कितना है? 1, यहाँ लिखा हुआ है। तो बॉडी का कितना होगा? क्योंकि ये तो रिफ्लेक्टर कुछ एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, कुछ रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा, 0। तो एमिसिविटी कितनी आ जाएगी उसकी? 0 आ जाएगी। ह्यूमन बॉडी की जो एमिसिविटी है वो 0.97 है। मतलब अगर आपको मैं 100 जूल ऑफ हीट दूंगा तो आप 0.3 को एब्जॉर्ब कर लोगे, 0.03 को एब्जॉर्ब करोगे और 0.97 को रिलीज कर दोगे। ठीक, आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो, जब एमिसिव करना सीख गए हो तो एब्जॉर्प्टिव भी होना चाहिए। अगर एमिसिव करना सीख गए हो तो एब्जॉर्प्टिव भी होना चाहिए। एब्जॉर्प्टिव मतलब कि मैं आपको कितना एनर्जी दे रहा हूँ, कितना आप उसको एब्जॉर्ब कर रहे हो, कितना आप उसको निकाल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको 100 जूल ऑफ हीट दे रहा हूँ, उसमें से आप 10 जूल ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर ले रहे हो, खा ले रहे हो, और 90 को बाहर फेंक दे रहे हो, तो योर एब्जॉर्प्टिव पावर विल बी 10/100 यानी कि 10%। देख तो अब देखो मैं समझाता हूँ फिर से। ये क्या लिखा है? एनर्जी एब्जॉर्ब इन टाइम। मान लेते हैं ये एक बॉडी है, इसने 100 जूल ऑफ एनर्जी मैंने इंसिडेंट दी सन से, इसके पास कितनी आ रही है? 100 जूल ऑफ एनर्जी। इसने इसमें से 10 जूल को एक पर्टिकुलर टाइम में एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो मैं बोलूंगा एब्जॉर्प्टिव पावर इक्वल्स टू, कितना एब्जॉर्ब किया इसने? 10 बाई टोटल एनर्जी कितनी इंसिडेंट थी? 100। तो 100/10 कितना आएगा? 1/10 इज इट्स एब्जॉर्प्टिव, यानी कि 0.1 इज इट्स एब्जॉर्प्टिव पावर। तो ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर कितना होगा? 1। ब्लैक बॉडी इतनी खतरनाक चीज होती है, जितनी हीट दो
पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है, जितनी हीट निकालो सारा दे देती है, मतलब कुछ देर तक वो हीट एब्जॉर्ब करके एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो सारी हीट को बाहर फेंक देगी। दिस इज द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। एक और मस्त बात बताता हूँ, आप लोगों को पता है ऑलरेडी, मैं बताने की कोई जरूरत नहीं है, 6-7 में पढ़ा था कि गर्मी के टाइम में कभी ब्लैक कलर के क्लोथ नहीं पहनने चाहिए। क्यों नहीं पहनने चाहिए? ब्लैक कलर एब्जॉर्ब्स द रेडिएशंस, मतलब मोस्ट ऑफ द रेडिएशन, सबसे ज्यादा रेडिएशन ब्लैक क्लोथ ही एब्जॉर्ब करता है। और बोलते ठंडे के, तो आप क्या करेंगे, गर्मी के टाइम में ब्लैक क्लॉथ पहनोगे तो आपकी जो सन की रेडिएशन जो आपकी ब्लैक क्लॉथ पे गिरेगी वो सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा और आपको ज्यादा गर्मी लगेगी। अब बोलते हैं कि ठंडे के तो लाइट क्लॉथ पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, सारी हीट्स को रेडिएट रिफ्लेक्ट कर देता है, मैक्सिमम हीट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए बोलते हैं व्हाइट कलर के कपड़े पहना करो, थोड़ा लाइट कलर के कपड़े पहना करो गर्मी के टाइम में। ठंडे के टाइम में हम क्या करते हैं, अगर आप ब्लैक कलर के क्लॉथ पहनोगे तो अच्छा रहेगा। क्यों? जो भी रेडिएशन आएगी वो एब्जॉर्ब करेगी, आपकी बॉडी को गर्म करने में हेल्प करेगी। लाइट कलर के क्लॉथ पहनोगे तो वो आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगी, ठंडी लगेगी ज्यादा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसलिए देखना जनरली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स, लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ। लड़के लोग की जो जैकेट्स होती है मैक्सिमम टाइम आप लोगों को डार्क कलर में मिलेगी। लड़की लोग का क्या होता है कि जो शर्ट का मैचिंग कलर वही पहनते, तो वो पिंक पहनेंगे तो पिंक ही पहन लेंगे, व्हाइट पहनेंगे तो व्हाइट ही पहन लेंगे। ठीक है, दैट्स नॉट द केस विद द बॉयज। आप जनरली नोटिस करना ये चीज कि जनरली लड़के लोग की जो जैकेट्स होती है वो जनरली डार्क कलर में होती है। ठीक है, और लड़की लोग की उनके नेल पॉलिश और टी शर्ट देख के बनाई जाती है। बुरा मत मानना, ये रियलिटी है। ठीक है, ये मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, बुरा मत मानना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अब कुछ ब्लैक बॉडी के एग्जांपल देख लेते हैं। प्लैटिनम ब्लैक, लैम्प ब्लैक, कार्बन ब्लैक, ये अप्रोक्सीमेटली ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करती है, लेकिन कोई भी आज तक परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं मिली है। तो एब्जॉर्प्टिव पावर कैन नॉट बी मोर देन 1। 1 भी नहीं होता बहुत बार, लेकिन हम अज्यूम करके चलते कि 1 है। ठीक है, चलो कभी मौका मिला तो चर्चा करेंगे ब्लैक होल पे भी। ठीक है, चलो ब्लैक होल ही होता है ना। हाँ, इसका आंसर बताओ। आंसर सी, रेडिएशन। ठीक है, कैसे पता चला? क्योंकि सन से अर्थ पे हीट सिर्फ 8 मिनट में पहुंच जाती है। यू कैन इमेजिन द डिस्टेंस। इतनी जल्दी हीट कहीं पे भी नहीं पहुंचती, नाइदर थ्रू कन्वेक्शन नाइदर थ्रू कंडक्शन। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ। आंसर कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 है, सी होगा।